बच्चों यहाँ पर आप कोलाइड विलयन बनाने की विधि के बारे में कुछ देखते हैं, किस प्रकार कोलाइड विलयन बनाए जाते हैं। जैसा कि अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि दो प्रकार के कोलाइड विलयन हमने पढ़े थे, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड। तो आज हम द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की विधि को यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा इसके गुणधर्म और कोलाइड विलयन के उपयोग देखेंगे। तो देखिए, कोलाइड विलयन जो द्रव स्नेही होते हैं, इनमें क्या होता है, ये प्रक्षिप्त प्रावस्था का प्रक्षेपण माध्यम के साथ उच्च बंधुता के कारण आसानी से बन जाते हैं। तो इसमें हमें कुछ करने की आवश्यकता होती नहीं है। जैसे ही हम प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण प्रक्षेपण माध्यम में मिलाएंगे, आसानी से ये क्या अपने आप कोलाइड विलयन की तरफ बन जाते हैं। आप देखिए, यहाँ पर कोलाइड विलयन बना रहे हैं, हम लायोफिलिक सॉल्ट बना रहे हैं। ये डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम को हम आपस में मिला रहे हैं। जैसे ही हम इसको ऐसे मिलाते हैं, ये आसानी से बिना किसी परेशानी के, बिना किसी उससे ऑटोमेटिक जो है कोलाइड विलयन में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कोलाइड विलयन बनाने की विधि है, इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती नहीं है। जो मेहनत हमें करनी पड़ती है लायोफिलिक सॉल्ट बनाने में करनी पड़ती है। इसमें बहुत सारी रासायनिक विधियां हैं, देखते हैं कि किस तरह हम लायोफिलिक सॉल्ट को बनाते हैं। द्रव विरोधी कोलाइड को किस प्रकार बनाते हैं, आइए देखते हैं। लायोफिलिक सॉल्ट का क्या होता है कि प्रक्षेपण प्रावस्था का प्रक्षेपण माध्यम के साथ जो होता है अटैचमेंट कम होता है। तो इसको बनाने की मुख्यतः दो विधियां हैं। नंबर 1 कंडेंसेशन या एग्रीगेशन मेथड, नंबर 2 डिस्पर्सन मेथड। कंडेंसेशन मेथड को हम रासायनिक विधियों से बनाते हैं। इसमें कई सारी मेथड्स हैं। इसके अंदर देखते हैं कंडेंसेशन मेथड को कैसे बनाते हैं, क्या क्या विधियां हैं, देखते हैं कंडेंसेशन मेथड क्या होती है। इसमें क्या होता है कि छोटे जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये आपस में एग्रीगेट होकर के कणों का आकार इतना बड़ा बना लेते हैं कि जो कोलाइडी सीमा के अंदर होता है। यानी कि छोटे कणों आपस में मिलकर के रासायनिक विधियों द्वारा बड़े आकार के हो जाते हैं, जो कोलाइड विलयन के बराबर होते हैं। इस प्रकार हमें कोलाइड विलयन प्राप्त होता है। ये इनमें डबल डिकम्पोजिशन, उभय अपघटन, ऑक्सीकरण, रिडक्शन और जल अपघटन। यहाँ जो पहली मेथड आपको दिखाई दे रही है, डबल डिकम्पोजिशन उभय अपघटन मेथड, इसमें देखो क्या हो रहा है कि आर्सेनिक ऑक्साइड को हम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अपक्रिया करा रहे हैं। यानी धातु लवण के ठंडी या तनु विलयन में H2S गैस प्रवाहित करने पर धातु सल्फाइड का लाल रंग का हमें सॉल्ट प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमारा उभय अपघटन यानी कि डबल डिकम्पोजिशन की एक विधि है, रासायनिक विधि है। अगला देखो, आप ऑक्सीकरण विधि आपको दिखाई दे रही है। इसमें इस विधि में अधातुओं के कोलाइड विलयन प्राप्त होते हैं मुख्यतः। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है SO2 + 2H2S बराबर 3S, यानी कि सल्फर का हमें कोलाइड विलयन प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारी ऑक्सीकरण मेथड है। इसके अलावा आप इसमें O2 + 2H2S बराबर 2S + 3S2 ऐसी बना सकते हैं। यानी क्लोरीन में H2S गैस प्राप्त करके भी आप सल्फर का कोलाइड विलयन आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि सल्फर का जो कोलाइड विलयन है, हम SO2 में H2S गैस पास कर ऑक्सीजन करके कर सकते हैं, या ऑक्सीजन में H2S गैस प्रवाहित करके भी हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन हो रहा है उसका, और फिर क्लोरीन में H2S गैस प्राप्त करके भी हम इसको कर सकते हैं। अपचयन विधि द्वारा भी हम गोल्ड सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट और प्लेटिनम सॉल्ट बना सकते हैं। यह अपचयन मेथड है। जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अपचयन में ऑरिक क्लोराइड का जो विलयन है, इसमें फॉर्मल्डिहाइड के साथ अपक्रिया करके अपचेत करके इसको हम गोल्ड सॉल्ट प्राप्त करते हैं। इसमें चौथी वो आखिरी इसकी विधि है जल अपघटन विधि। इस विधि में आप क्या देख रहे हैं, फेरिक क्लोराइड का जल अपघटन करते हैं। इसमें हॉट वाटर मिला रहे हैं, फेरिक क्लोराइड के विलयन में जल अपघटन होता है, और फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट यानी कोलाइड विलयन में यहाँ पर प्राप्त होता है। अब आपको डिस्पर्सन मेथड यानी कि प्रक्षेपण विधियों से हम कोलाइड विलयन बनाने के तरीकों को हम देखते हैं कि इस प्रकार हम डिस्पर्सन मेथड से कोलाइड विलयन प्राप्त करते हैं।
इसकी मुख्यतः दो विधियां हैं। इस विधि में क्या होता है कि परीक्षित प्रावस्था के कण को हम डिसइंटीग्रेट करते हैं, छोटे छोटे कणों में विभाजित करके कोलाइडी कणों के आकार में क्या करते हैं, इसको हम प्राप्त करते हैं और इस प्रकार प्रक्षेपण माध्यम में क्या होता है, डिस्पर्स हो जाते हैं। डिस्पर्सन मेथड दो प्रकार से होता है, इलेक्ट्रिकल मेथड, इलेक्ट्रिकल या ब्रेडिग आर्क मेथड, नंबर 2 पेप्टाइजेशन। ब्रेडिग आर्क मेथड, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन मेथड अक्सर एग्जाम पूछा जाता है, पेप्टाइजेशन भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो दोनों मेथड अलग अलग प्रकार के हैं, दोनों मेथड के बारे में देखते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार बनाते हैं। ब्रेडिग आर्क मेथड से हम प्लेटिनम, सिल्वर या गोल्ड सॉल्ट के कोलाइडी ब्लेंड को बनाते हैं। ये ब्रेडिग आर्क मेथड में आपको दिखाई दे रहा है कि एक बीकर में हमने जिस धातु का कोलाइडी ब्लेंड बनाना होता है उसके 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, उसे किसी उचित प्रक्षेपण माध्यम में डुबा कर उसमें हम क्या करते हैं, उनके बीच हम विद्युत आर्क उत्पन्न करते हैं और इस बीकर को जिसमें इलेक्ट्रोड लगा हुआ है उसके चारों बर्फ से बने हुए बड़े कंटेनर में रख देते हैं। इससे क्या होता है कि जब विद्युत आर्क उत्पन्न होता है तो इसमें निकली ऊष्मा धातु को वाष्पित कर देती है और फिर वो संघनित होकर के कोलाइडी विलयन बनाती है। इलेक्ट्रोड है, देखो विद्युत आर्क उत्पन्न हो रहा है इसमें, ये धातु पिघलेगी, इसमें आर्क होने से धातु पिघलती है और पिघल के फिर संघनित होकर के वाष्पित हो जाती है और कोलाइडी ब्लेंड बनता है, इसका धातु कोलाइडी ब्लेंड प्राप्त होता है। बच्चों यहाँ पर पेप्टाइजेशन आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, इस विधि में किसी अवक्षेप का ताजा बना हुआ अवक्षेप है, ताजा बना अवक्षेप है, इसमें विद्युत अपघट्य जिसे पेप्टिक कारक बोलते हैं, क्योंकि पेप्टाइजेशन का असली काम इसका है। पेप्टाइजेशन पेप्टिक कारक विद्युत अपघट्य का, इसे पेप्टिक कारक बोलते हैं। इसकी थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर क्या होता है कि प्रक्षेपण माध्यम के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, हमें कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा, तो इसे बोलते हैं पेप्टाइजेशन। यानी क्या करते हैं, इसमें ताजे बने अवक्षेप में विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। औषधि क्या हो रही है, ये क्या हो रहा है, पूरे डिस्पर्स हो जा रहे हैं, फैल जा रहे हैं, इसमें कोलाइडी विलयन में प्राप्त हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइट है, इससे विद्युत अपघट्य की मात्रा मिलाने पर क्या होता है कि धनावेशित या ऋणावेशित जो अणु होते हैं इसकी सतह पर क्या होता है, अधिशोषित हो जाते हैं और पूरे प्रक्षेपण माध्यम में डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं। देखो फैल रहे हैं पूरे विलयन, पूरे देखो ये धनावेशित या ऋणावेशित कोलाइडी विलयन के अंदर पूरे माध्यम में फैल जाते हैं, प्रक्षेपण माध्यम में फैल जाते हैं। हाँ देखो पेप्टाइजेशन का एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिख रहा है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का विलयन है, इसमें फेरिक क्लोराइड मिला रहे हैं और थोड़ा सा हिलाने पर क्या होता है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड के विलयन मिलाने पर इसमें इसका कोलाइड विलयन प्राप्त हो रहा है, कोलाइड विलयन मिल रहा है यहाँ पर, ये देखिए। इस प्रकार जो कोलाइड विलयन हमें मिल रहा है ये धनावेशित कोलाइड विलयन है, क्योंकि पूरे माध्यम में धनावेशित जो इसके अणु हैं फैल जाते हैं। फेरिक हाइड्रोक्साइड के धनावेशित जो कण हैं पूरे उस माध्यम में क्या हो जा रहे हैं, फैल जा रहे हैं।
चलो चलो। देखो पेप्टाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है, चलाना चला, चलाते जाओ। इसमें कुछ अशुद्धियाँ भी होती हैं और कुछ एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट भी मिला हुआ होता है। कोलाइड विलेन का शोधन में क्या हो रहा है, प्यूरिफिकेशन जब करते हैं तो प्योर कोलाइड विलेन प्राप्त होता है, एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट से मिला होता है। इसमें एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट कुछ इम्प्योरिटी उसको उसमें घुली होती है, उसको हम हटाते हैं। कोलाइड विलेन का शोधन जो होता है अपोहन अपोहन से करते हैं। इसमें विद्युत अपोहन और अति सूक्ष्म निस्यंदन। तो अपोहन में क्या होता है कि शुद्ध कोलाइड को हम क्या करते हैं, चर्म पत्र में हम क्या कर भरते हैं और बहते जल में लटका देते हैं, और फिर जिसमें विलेसित जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो कृष्लाप जिसे हम कह रहे हैं, वो क्या होते हैं, उससे बह करके अलग हो जाते हैं, और उस पार्चमेंट के अंदर, चर्म पत्र के अंदर क्या होता है, शुद्ध कोलाइड विलेन रह जाता है। देखो अपोहन की प्रक्रिया में क्या करते हैं, विशेष प्रकार का हम क्या लेते हैं, पार्चमेंट पत्र लेते हैं, इस मेम्ब्रेन कर रहे हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन करते कह रहे हैं, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इससे खास बात क्या होती है, कोलाइडल पार्टिकल को अपने से पार नहीं होने देता, जबकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट वगैरह जो अशुद्धियाँ हैं वो इससे क्या हो जाती हैं, छन कर बाहर आ जाती हैं। ये देखिए आप कोलाइड विलेन डालेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट इसमें नीचे आ जाएगा छन के मेम्ब्रेन से, जबकि कोलाइडल पार्टिकल जो है इससे छन के बाहर नहीं आ पाते। ये इसकी खास बात होती है। इसी गुण का फ़ायदा उठाकर हम क्या करते हैं, इससे हम अपोहन की प्रक्रिया को करते हैं। आज इसमें देख रहे हैं बहते जल में हम क्या कर रहे हैं, कोलाइडल विलेन को इसमें लटका दे रहे हैं भर करके, और इस प्रक्रिया में जितने इलेक्ट्रोलाइट और इम्प्योरिटीज वगैरह हैं इससे बाहर आकर के अलग हो जाती हैं, और इस पार्चमेंट पत्र के जो थैला बना हुआ है, थैला टाइप के बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो है शुद्ध कोलाइड विलेन हमें प्राप्त होता है। देखें आप इसमें ये प्रक्रिया आपको दिखाई दे रही है। इसमें ये इम्प्योरिटीज वगैरह बाहर निकल रहे हैं पानी के साथ, प्योर कोलाइड विलेन उसके अंदर मौजूद होता है। इसे डायलाइजर बोलते हैं, जो थैला से डायलाइजर अपोहन बोलते हैं। मेथड होती है बहुत स्लो होती है, काफ़ी समय लग जाता है। जो अगली मेथड है इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं। इलेक्ट्रोड लगाने से क्या होता है, प्रक्रिया बाकी सब वही है, इसमें इलेक्ट्रोड लगा दे रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, इसकी प्रक्रिया तेज हो जाती है। जो इम्प्योरिटीज हैं विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ जो हैं आकर्षित होकर बाहर निकल जाते हैं। देखो बहुत तेजी से होती हुई दिखाई दे रही है, इसे इलेक्ट्रोडायलिसिस बोलते हैं। यह विधि तभी प्रयोग में आती है जब अशुद्धियां केवल विद्युत अपघट्य हों। अगली जो आधुनिक मेथड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अति सूक्ष्म निस्यंदन। इस मेथड से हम क्या करते हैं, कोलाइड विलेन को शुद्ध करते हैं। आपको मैंने चरण पत्र दिखाया था, उसमें दिखा कोलाइड विलेन पास नहीं हो जाता, लेकिन फिर भी जो ऑर्डिनरी चरण पत्र होते हैं, जो मेम्ब्रेन होती है, इसमें से क्या होता है, कोलाइड विलेन क्या होते हैं, पास हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा जो होता है क्वालिटी का फिल्टर पत्र बनाना पड़ता है, जैसे अल्ट्रा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो आप देख रहे हैं अल्ट्रा फिल्टर, इसमें इतने छोटे छोटे छिद्र बनाए जाते हैं, केवल कोलाइडल पार्टिकल इसमें रहे, बाकी पार्टिकल हमारे इससे फिल्टरेट हो जाए। तो इसके छिद्र को थोड़ा छोटा बनाया जाता है इस फिल्टर पेपर के। इसमें क्या होता है, साधारण फिल्टर पत्र को अल्कोहल और ईथर के मिश्रण में नाइट्रोसेलुलोज के 4% का एक कोलाइडल विलेन होता है, उसमें भिगोते हैं, जिसे कोलोडेन बोलते हैं।
इसको भिगा करके इसमें फॉर्मेल्डिहाइड के विलयन में डुबा के सुखा के कठोर बनाया जाता है। इस प्रकार इसमें जो छिद्र होते हैं उनका साइज जो है छोटा हो जाता है। इसे अति सूक्ष्म निस्यंदक पत्र या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पेपर से कहते हैं। इस मेथड से हम क्या करते हैं, जो इम्प्योर कोलाइडल विलयन होता है उसको हम फिल्टर करके प्योर कोलाइडल विलयन प्राप्त करते हैं। यहाँ पर कोलाइडल विलयन के गुणधर्म आपको बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी टू कोलाइडल सॉल्यूशन। नंबर 1, भौतिक गुणधर्म। ये विस्मांगी प्रकृति के होते हैं, आपको पता है विस्मांगी प्रकृति के होते हैं, मैंने स्टार्टिंग बताया था। इन्हें साधारण फिल्टर पेपर से नहीं छान सकते, इन्हें पार्चमेंट पत्र से ही छान सकते हैं, जिससे वही आप देख रहे थे फिल्ट्रेशन जो इनके क्या कहते हैं प्यूरिफिकेशन की जो प्रक्रिया हो रही थी। गुरुत्वीय बल के प्रभाव से ये नीचे नहीं बैठ पाते, यद्यपि अभिकेंद्र बल द्वारा नीचे इनको बैठाया जाता है। इनका पृष्ठीय क्षेत्र अधिक होता है, इस कारण उत्तम अधिशोषक का कार्य करते हैं। कोलाइडी कण अलग अलग प्रकार के रंग दिखाते हैं। यह रंग कोलाइडी कणों द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य एवं कोलाइडी कणों के आकार पर निर्भर करता है। मतलब एक ही कोलाइडी विलयन अलग अलग रंग दिखा सकता है कोलाइडी कणों के आकार के आधार पर और उस पर पड़ने वाले प्रकाश के प्रकीर्णन के आधार पर। इसको अतिसूक्ष्म दृष्टि से नहीं देख सकते, इनके कणों द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश को देखा जा सकता है। टिंडल प्रभाव भी हम देखेंगे। द्रव स्नेही कोलाइड स्थायी होते हैं, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड अपेक्षाकृत कम स्थायी होते हैं। ये भौतिक गुणधर्म है, इनको आप देख लीजिएगा। कोलाइडी विलयन अणुसंघी गुणधर्म क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जो होते हैं कम दिखाते हैं। जितने भी इनके जो वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, परासरण दाब, ये सब इसके गुण होते हैं जो जिन्हें अणुसंघी गुणधर्म कहते हैं, ये अपेक्षाकृत कम दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि कोलाइडी कण बड़े पुंजी होने के कारण इनमें वास्तविक विलयन की तुलना में इनकी कणों की संख्या कम होती है, अतः ये अणुसंघी गुणधर्म कम दिखाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट गुण है टिंडल प्रभाव। जब कोलाइडी विलयन में प्रकाश पुंज गुजारा जाता है तो प्रकाश की पुंज की लंबवत देखने पर प्रकाश पुंज का पथ चमकीला दिखाई देता है, इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसका आकार शंक्वाकार होने के कारण इसे टिंडल कोन कहते हैं। जैसे आप देखें, सामान्य अंधेरे कमरे में प्रकाश पुंज पथ में धूल के कोलाइडी कण का चमकना, सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर द्वारा पर्दे पर प्रकाश पुंज डालने पर प्रकाश पुंज का चमकीला पथ दिखाई देना। ये आप देखते हैं जब सुबह सुबह धूप पड़ती है हमारे कमरों में, जाड़ों में गुनगुनी धूप आती है, आप देखें जो धूल के कण घूमते हुए सूर्य के प्रकाश में दिखाई देते हैं, वो भी एक टिंडल प्रभाव की घटना हमें दिखाई देती है। आप यहाँ देखिए, ये ट्रू सॉल्यूशन है, कोलाइडी विलयन है। ट्रू सॉल्यूशन से प्रकाश की किरण हम पार कर रहे हैं तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, प्रकाश किरण नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, जबकि यही प्रकाश को यदि हम कोलाइडी विलयन से गुजारते हैं, प्रकाश का पथ जो है कोन के रूप में दिखाई देता है। ये टिंडल प्रभाव का एग्जाम्पल है। ये टिंडल प्रभाव इसका कारण क्या है? जब कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश सभी स्थानों पर प्रकीर्णन करने के कारण होता है, क्योंकि कोलाइडी कण जो क्या करते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं और इस वजह से यहाँ पर इसका पथ दिखाई देता है। यही टिंडल प्रभाव का कारण है। और प्रकीर्णन की मात्रा जो है किन किन बातों पर डिपेंड करती है, ये निम्न आपको मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य जितना कम होगा उतना ही अच्छा प्रकीर्णन होगा और टिंडल कोण हमें उतना अच्छा दिखाई देगा। परिक्षेत्र प्रावस्थायिक कणों का आकार जितना अच्छा होगा, जितना बड़ा होगा, प्रकीर्णन ही उतना बढ़िया होगा और टिंडल कोण हमें अच्छा दिखाई देगा, उतना ब्राइटर टिंडल कोण हमें दिखाई देगा। इसी प्रकार प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक में जितना अधिक अंतर होगा,
प्रकीर्णन प्रकाश की तीव्रता भी उतनी ही ज़्यादा होगी और टिंडल प्रभाव उतना ही इफेक्टिव होगा। टिंडल प्रभाव का एग्जाम्पल आप यहाँ देख लीजिए। सिनेमा हॉल में जब लाइट पड़ती है स्क्रीन पर, पीछे से जो लाइट आती है, ये भी एक प्रकार का टिंडल प्रभाव है। अब देखिए, अगली प्रॉपर्टी है ब्राउनियन गति। कोलाइडिकरण प्रक्षेपण माध्यम में सीधी रेखा में इधर उधर तीव्र गति से गति करते हैं, इसे ब्राउनियन गति कहते हैं। यह गति कोलाइडी कणों के प्रक्षेपण माध्यम में कणों के टकराने से के कारण होती है। प्रत्येक दो टक्करों के बीच इनके बीच की गति सीधी रेखा में होती है और टकराने के बाद इन गति की दिशा बदल जाती है। इस गति के कारण ही कोलाइडी विलयन स्थायी होते हैं। जिग्मोंडी ने सबसे पहले क्या देखा, इस गति का अध्ययन किया। इसने सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश की किरण कोलाइडी विलयन में प्रकाश की किरण डालकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोलाइडी कणों की गति का अध्ययन किया। उसने देखा कि कोलाइडी कण जिगजैग दिशा में इधर उधर जो है अनियमित रूप से गति कर रहे हैं। ये ब्राउनियन गति का प्रकाशपुंज की तीव्रता पर तरंगदैर्घ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्राउनियन गति लगभग सभी प्रकार के विलयनों में होती है। ब्राउनियन गति के साथ समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, ये एक जैसी लगातार चलती रहती है। ब्राउनियन गति कोलाइडी कणों को एकत्रित नहीं होने देती, मतलब कोलाइडी कणों के स्थायित्व का एक मुख्य कारण जो है ब्राउनियन गति है। कोलाइडी कणों का आकार बढ़ने के साथ या कोलाइडी विलयन की श्यानता कम होने के साथ कहें, एक ही बात है, ब्राउनियन गति कम हो जाती है। अब देख रहे हैं इस तरह से गति लगातार चलती रहती है जब तक कोलाइडी विलयन बना रहता है। ये प्रॉपर्टी है कोलाइडी कणों का रंग। कोलाइडी कणों का रंग जो है उसकी साइज, उसका आकार और उसका जो नेचर है, कणों का जो नेचर है उसके आधार पर निर्भर करता है। एक ही प्रकार के कोलाइडी कण जो है अलग अलग रंग के हो सकते हैं। जैसे देखो, आप यहाँ देख रहे हैं एक गोल्ड सॉल है। गोल्ड सॉल का आकार जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे गोल्ड सॉल का जो कलर है, कोलाइडी रंग है, अलग अलग प्रकार का हो रहा है। आप देखिए स्टार्टिंग में रेड कलर में है, कोलाइडी कणों का आकार बढ़ा, पर्पल कलर का हो गया, उसके बाद ब्लू कलर का हो गया और उसके बाद अपनी सीमा से अधिक यानी कि मैक्सिमम सीमा पर आने पर क्या हो जाता है, गोल्डन कलर का हो जाता है। इससे अधिक करेंगे तो कोगुलेट हो जाएगा, स्कंदन इसका हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि कणों का आकार बढ़ने के साथ इसका रंग भी परिवर्तित होता रहता है। अगला हम कोलाइडी कणों पर आवेश देखते हैं। अवक्षेप के कण अपनी सतह पर उभरनिष्ठ सतहों का अधिशोषण कर कोलाइडी विलयन बनाते हैं और कोलाइडी कणों पर एक जैसा आवेश होता है जिससे वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर प्रक्षेपण माध्यम में वितरित रहते हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती हैं और ऋणावेशित सॉल बनाती हैं। जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में देख रहे हो, आप एक कोलाइडी विलयन में धनावेशित प्रक्षिप्त प्रावस्था के कारण आपको डिस्पर्स माध्यम में फैले हुए दिखाई दे रहे हैं, डिस्पर्सन माध्यम में, और दूसरे कोलाइडी कणों में ऋणावेशित आकार के कोलाइडी कण आपको दिखा दे रहे हैं। तो दो प्रकार के कोलाइडी विलयन होते हैं हमारे पास, धनावेशित कोलाइड विलयन, ऋणावेशित कोलाइड विलयन। जिस प्रकार के कोलाइडी कण प्रक्षेपण माध्यम में प्रावस्था के रूप में फैले होते हैं उसी प्रकार का हमारा कोलाइडी विलयन होता है। एक कोलाइडी कण प्रतिकर्षित हो रहे हैं, रिपल्सन हो रहे हैं एक दूसरे से, और इसी रिपल्सन बल के कारण पूरे माध्यम में गति करते रहते हैं।
तो यहाँ धनावेशित कोलाइडी विलयन जो है हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड Al2O3.XS2, Fe2O3.XS2 एंड Cr2O3.XS2 के जो कोलाइडी विलयन होते हैं धनावेशित कोलाइडी विलयन कहते हैं। इसी प्रकार बेसिक डाई जो मेथिलीन ब्लू के विलयन भी हम धनात्मक कोलाइडी विलयन को हम बोल सकते हैं। निगेटिवली चार्ज कोलाइडी विलयन जैसा मैंने आपको बताया था, मेटल्स और जितने मेटल सॉल्यूशन होते हैं सब निगेटिव चार्ज कोलाइडी विलयन होते हैं। स्टार्च के विलयन इसके अतिरिक्त मेटल सल्फाइड सॉल्ट, एसिड डाइस, कॉन्गोरेट, ये क्या होते हैं निगेटिवली कुछ कोलाइडी विलयन होते हैं। यहाँ पर आपको बताते हैं कि हमारा कोई भी कोलाइडी विलयन पॉजिटिव कोलाइडी विलयन होगा या नेगेटिव कोलाइडी विलयन होगा, किस बात पर निर्भर करेगा। आप देखें यहाँ पर AgI प्रेसिपिटेट है। यदि इसे AgI प्रेसिपिटेट में मैं AgNO3 विलयन ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाता हूँ तो हमें धनात्मक कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। आप देखेंगे यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट, यहाँ पर क्या हो रहा है कि Ag के क्या हो रहे हैं, Ag आयन कॉमन है, जो आयन कॉमन होगा उसी प्रकार का हमारा कोलाइडी विलयन बनेगा। जबकि यदि हम AgNO3 के स्थान पर यदि हम Ki इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप, क्या होता है यहाँ पर निगेटिव कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। यानी कि अवक्षेपण की सतह पर जिस आवेश का अधिशोषण होता है यहाँ पर उसका एक स्थिर लेयर बन जाती है, फिक्स लेयर बन जाती है। इस परत के चारों ओर विपरीत आवेश की दूसरी परत होती है जिसे विसरित परत कहते हैं। यानी कि आप देख रहे हैं ये AgI, आप देख रहे हैं कि Ag पॉजिटिव के चारों ओर निगेटिवली चार्ज आयन का भी विसरण होता है, इसे विसरित परत कहते हैं। ये दोनों आवेश बराबर होते हैं और विपरीत होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कोलाइडी अवस्था में एक दिक् परतीय आवेश इलेक्ट्रिकल डबल लेयर होता है। चूंकि ये आवेश पास पास होते हैं और एक काल्पनिक रेखा जिसे हाइड्रोडायनामिक तल कहते हैं उससे अलग अलग होते हैं, और इस विपरीत आवेश के पास आने के कारण इनके बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे जीटा विभव कहते हैं। ठीक है, तो जीटा विभव क्या है, जीटा विभव यह है कोलाइडी विलयन के विपरीत आवेशों के बीच जो हाइड्रोडायनामिक तल से अलग अलग होते हैं उत्पन्न होने वाला विभवांतर जीटा विभवांतर कहलाता है। आप यहाँ डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं, जो धनावेशित कोलाइड है उसके चारों ओर विपरीत आवेश की परत बन जा रही है, और जो एक दूसरे से बहुत दूर नहीं है, काफ़ी नज़दीक हैं, और इसे डिफ्यूज लेयर बोलते हैं और पहले वाले को फिक्स लेयर बोलते हैं। इन दोनों के बीच उत्पन्न विभवांतर जीटा विभवांतर होता है। जीटा पोटेंशियल का दूसरा नाम इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल भी है, जो फिक्स लेयर और डिफ्यूज लेयर के बीच में बनती हुई दिखाई दे रही है। बच्चों, अगला गुण विद्युत संचारण इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैसा कि भी हमने पढ़ा था कि कोलाइडी विलयन या धनावेशित होते हैं या ऋणावेशित होते हैं, तो इसी आधार पर हम यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों का विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन करना विद्युत संचालन या इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। अर्थात पॉजिटिव कोलाइड कण ऋण इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन करते हैं और निगेटिव कोलाइड धन इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करते हैं, अभिगमन करते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का धन इलेक्ट्रोड की तरफ अभिगमन करना कैटोफोरेसिस और ऋण कोलाइड का धन इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन करना एनाफोरेसिस कहलाता है। इसको एक विशेष प्रकार के हम यूट्यूब में यू आकार के ट्यूब में इसको हम करते हैं। आप देखिए यहाँ पर विशेष प्रकार का यू आकार की एक नली है जिसके ऊपर के सिरों में एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, और इसमें कोलाइडी विलयन भरा हुआ है और वाटर इसमें डिस्पर्सन मीडियम है। आप देखिए कोलाइडी कण जो है गति कर रहे हैं, विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ गति कर रहे हैं, यानी धन कोलाइडी कण ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ और ऋण कोलाइडी कण धन इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करते हैं, गति करते हैं। यही इलेक्ट्रोफोरेसिस है।
इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग हम सीवेज डिस्पोजल प्लांट में वाटर मतलब उसके प्यूरिफिकेशन के लिए करते हैं। इसमें एक प्रक्रिया इलेक्ट्रोऑस्मोसिस की होती है। इसको भी आइए देखते हैं, समझते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या है। यदि किसी प्रकार विद्युत कण संचालन अर्थात कणों की गति रोक दी जाए इस प्रक्रिया में, तो प्रक्षेपण माध्यम विद्युत क्षेत्र में गति करना आरंभ कर देते हैं। इस घटना को विद्युत परासरण कहते हैं। आप देखिए यहाँ पर हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से उसके कण रोक दिए हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिस्पर्सन मीडियम प्रक्षेपण माध्यम के कण जो हैं गति करने लग रहे हैं। इसे ही रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। इसका उपयोग हमारे घरों में आरओ प्लांट सबके घरों में लगे हुए हैं, वहाँ पर इसका उपयोग होता है। इसी सिद्धांत के आधार पर विभिन्न आरओ वाटर जो हमारे टैंक लगे हुए हैं उसमें काम किया जाता है। अगला है स्कंदन या अवक्षेपण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। यदि किसी प्रकार कोलाइडी कणों के आवेश को नष्ट कर दें या स्थायित्व कम कर दें, तो कोलाइडी कण संयुक्त होकर बड़े कणों में परिवर्तित हो जाते हैं और आवेश हटने पर गुरुत्व बल के कारण नीचे बैठ जाते हैं, यानी निलंबन की अवस्था में आ जाते हैं। इस प्रकार कोलाइडी कणों का तल पर बैठना, अवक्षेपित हो जाना स्कंदन कहलाता है, कोगुलेशन कहलाता है। इसको कई तरीकों से कर सकते हैं। नंबर 1 विद्युत कण संचालन द्वारा, इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा, जैसे भी आपने देखा इलेक्ट्रोफोरेसिस घटना, क्वथनन द्वारा, उबाल कर गर्म करके भी हम कर सकते हैं। विपरीत आवेश के सॉल्ट मिला के भी हम कोगुलेशन की प्रक्रिया को कर सकते हैं। विपरीत आवेश मिलाएंगे तो आपस में क्या होंगे, एक दूसरे को अवक्षेपित कर देंगे, एक दूसरे का आवेश नष्ट कर देंगे। और चौथा इंपॉर्टेंट है विद्युत अपघट्य मिलाकर। इस पर अभी हम हार्डी-सुलजे का नियम देखेंगे कि विद्युत अपघट्य मिलाने में हार्डी-सुलजे ने एक नियम दिया था कि अवक्षेपण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। आप देखिए यहाँ कोगुलेशन की घटना होती हुई आपको दिखाई दे रही है। कोलाइडी कण आपस में एक दूसरे से मिल करके बड़े आकार में परिवर्तित होंगे और फिर तले पे बैठ जाएंगे। हार्डी-सुलजे के नियम से किसी विद्युत अपघट्य की स्कंदन शक्ति स्कंदन करने वाले आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है। इसका क्रम इस प्रकार, धनायन के लिए यानी कि जितनी अधिक संयोजकता होगी वो विद्युत अपघट्य उतनी आसानी से उस कोलाइडी विलयन को स्कंदित करेगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि Al आयन +3 पॉजिटिव चार्ज है, Ba+2 है, Na+1 है। तो बिल्कुल हम यहाँ पर ऑब्वियसली कि इसके हार्डी-सुलजे का रूल है, इसके अकॉर्डिंग एल्युमिनियम का जो आयन है ज़्यादा आसानी से कोगुलेट करेगा। इसी प्रकार जो हमारा फेरोसाइनाइड आयन है इसमें आवेश की मात्रा, नेगेटिव आवेश की मात्रा अन्य आयनों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए यह ज़्यादा आसानी से क्या करेगा, स्कंदित करेगा, कोगुलेट करेगा। दूसरा नियम है कोलाइडी विलयन का स्कंदन सदैव विपरीत आवेशों के आयनों से होता है, तीव्र होता है। यानी कि जो धनावेशित है ऋण कोलाइडी विलयन को, और ऋणावेशित जो आयन है धन कोलाइडी विलयन क्या करेंगे, कोगुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक नियम यहाँ पर इसने बता रखा है। स्कंदन मान की हम बात कर रहे हैं कि स्कंदन मान क्या होता है। हर विद्युत अपघट्य का अलग अलग स्कंदन मान होता है। इसके आधार पर हम उचित विद्युत अपघट्य को हम डिसाइड करते हैं। किसी विद्युत अपघट्य की मिलीमोल प्रति लीटर की वह न्यूनतम सांद्रता जो किसी कोलाइडी विलयन को 2 घंटे के अंदर स्कंदित कर दी। यानी हमने कोलाइडी मोल लिया है, ठीक है ना, यानी कि हमने द्रव विरोधी कोलाइड आसानी से स्कंदित हो जाते हैं, जबकि द्रव स्नेही कोलाइड के लिए हमें अधिक मात्रा में विद्युत अपघट्य की आवश्यकता होती है। अगला है कोलाइडों का रक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड। यदि किसी द्रव स्नेही कोलाइड को द्रव विरोधी कोलाइड में मिलाया जाता है तो द्रव विरोधी कोलाइड के चारों ओर एक परत बना लेते हैं और विद्युत अपघट्य से उसकी रक्षा करते हैं। ठीक है ना, यानी ये क्या करते हैं, विद्युत अपघट्य द्वारा उसको कोगुलेट होने से रोकते हैं। ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, रक्षी कोलाइड कहते हैं। तो रक्षी कोलाइड क्या करते हैं, विद्युत अपघट्य से उसको कोगुलेट होने से रोकते हैं।
ठीक है, इससे कोलाइड का रक्षण कहते हैं। तो किसी रक्षी कोलाइड की क्वालिटी को दर्शाने के लिए हम स्वर्ण संख्या का प्रयोग करते हैं। तो स्वर्ण संख्या क्या है? मिलीग्राम में रक्षी कोलाइड की वह मात्रा जो किसी प्रमाणित स्वर्ण कोलाइडी बिलियन के 10 ml में उपस्थित होने पर उसका 1 ml 10% NaCl बिलियन द्वारा स्कंदन होने से रोकती है। इसे उसी क्या कहते हैं? स्वर्ण संख्या कहते हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं, देखो ये हमारा 10 ml गोल्ड सॉल है, इसको कोगुलेट करना है। कोगुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इलेक्ट्रोलाइट हमें मिलाना पड़ेगा। हम माना इलेक्ट्रोलाइट NaCl लेते हैं, 10% NaCl इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है, इसका 1 ml हमने इसमें डाल दिया है। अब 1 ml जब इस गोल्ड सॉल्ट में डालेंगे क्या होगा? इसमें इसका कोगुलेशन होना आरंभ हो जाएगा। इस स्थिति में अब रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में जो मात्रा इसमें पड़ेगी जिससे कि इसका कोगुलेशन रुक जाए, स्कंदन रुक जाए, वह उस रक्षी कोलाइड की क्या होगी? स्वर्ण संख्या होगी। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया? 10 ml गोल्ड सॉल्ट में 1 ml 10% NaCl मिलाया और इसके मिलाने के पश्चात रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम की जो मात्रा होती है जो उसको कोगुलेट होने से रोक रही है, उस रक्षी कोलाइड क्या होगी? स्वर्ण संख्या होगी। कुछ रक्षी कोलाइडों के यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं। जिलेटिन है 0.00 से 0.08, एल्बुमिन 0.1 से 0.2, गम अरेबिक 0.15 से 0.26, डेक्सट्रिल 6.26, स्टार्च 2250। तो ये रक्षी कोलाइड की जितनी कम मात्रा प्रयुक्त होती है वह रक्षी कोलाइड उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है, उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। अब आपको इमल्सन के बारे में बताते हैं। ये भी एक प्रकार कोलाइड विलयन है, इमल्सन। जब प्रक्षिप्त प्रावस्था व प्रक्षिप्त माध्यम दोनों द्रव होते हैं तो इस प्रकार कोलाइड विलयन क्या कहलाता है? इमल्सन कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऑयल इन वाटर, नंबर 2 वाटर इन ऑयल। यानी कि इसमें एक चीज और है कि एक न एक फेज जो है वाटर इसमें अवश्य होता है। ऑयल इन वाटर में क्या होता है कि इसमें डिस्पर्स मीडियम वाटर होता है, जल होता है, और डिस्पर्स फेज वाटर ऑयल मॉलिक्यूल होते हैं। यानी ये ऑयल मॉलिक्यूल जो होते हैं इसके पूरे माध्यम में डिस्पर्स फैले हुए होते हैं। इसका एग्जाम्पल मिल्क इसका एग्जाम्पल है, जिसमें फैट जो है पूरे इसमें क्या होते हैं? ऑयली जो होते हैं पूरे माध्यम में डिस्पर्स होते हैं, फैले हुए होते हैं। ऑयल एंड वाटर का जो एग्जाम्पल आपको दिखा दे रहा है, इसमें वाटर जो है, ऑयल जो है इसमें डिस्पर्स मीडियम है। देखिए इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है इसमें जो है फैले हुए। क्रीम जो ये यानी कि इमल्सन एक ऐसा कोलाइडी विलयन है जिसमें दोनों प्रावस्था द्रव होती है, जैसे कि अभी आपने कहा था। इसमें सूक्ष्म विभाजित द्रव की बूंदों का दूसरे द्रव में परिक्षेपण होता है। इसमें कम से कम एक प्रावस्था जल अवश्य होती है। जो मैंने आपको ऑयल एंड वाटर का आपको दिखाया था, इसमें एग्जाम्पल दूध है, वेनिसिंग क्रीम है। इसी तरह जल का तेल में जो परिक्षेपण हो रहा है उसका कोल्ड क्रीम, मक्खन आदि जो है इसका एग्जाम्पल है। तो इमल्सन के गुण क्या हैं? देखिए, इमल्सन के कणों का आकार सॉल से बड़ा होता है। ये टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति भी दिखाते हैं। ये जली इमल्सन चालकता भी दिखाते हैं। तेली पायस की श्यानता अधिक होती है। ये प्रक्षेपण माध्यम की मात्रा इसमें प्रक्षेपण माध्यम की मात्रा मिलाकर तनु कर सकते हैं, जबकि प्रक्षिप्त द्रव में को मिश्रित कर एक पृथक परत बना लेते हैं। यहां पर एक टर्म आ रहा है विपायसन, डीमल्सिफिकेशन। किसी पाय से इमल्सन को गर्म कर, मतलब विपायसन कैसे करते हैं? मतलब इसमें इमल्सिफिकेशन की घटना को उल्टा कर देना, इमल्सन वाली जो घटना को खत्म कर देना विपायसन कहता है, डीमल्सिफिकेशन कहता है। यानी कि जैसे कोगुलेशन हो रहा है, स्कंदन हो रहा है, सेम यहाँ पर डी इमल्सिफिकेशन हो रहा है। तो कैसे करेंगे? गर्म करके करेंगे, अधिक विद्युत घट्ट मिलाकर करेंगे, अत्यधिक ठंडा करेंगे, अपकेंद्रित करेंगे। आप देखेंगे कि
जहाँ पर दूध आप कलेक्ट करते हैं, दूध कलेक्शन सेंटर में एक अपकेंद्रण मशीन होती है जिसमें क्या कहते हैं फैट हम चेक करते हैं। तो अपकेंद्रण करके क्या करते हैं डी इमल्सिफिकेशन कर सकते हैं। जब मक्खन निकालते हैं दूध की मलाई से मक्खन निकालते हैं, वो भी क्या है, डी इमल्सिफिकेशन का एग्जाम्पल है। तो इमल्सन के अनुप्रयोग औषधि, क्रीम, लोशन के रूप में, धातु कर्म में झाग, प्लवन विधि में जो झाग होता है वहाँ पर इसका प्रयोग होता है। कपड़े साफ करने में, पाचन क्रिया में इमल्सन का बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। कोलाइडी कणों के एग्जाम्पल हमारे दैनिक जीवन में कई सारे हैं। आकाश का नीला होना, ये कोलाइडी कणों की वजह से हो रहा है। हवा में जल के साथ निलंबित धूलिकण हमारे आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं, इसी कारण आकाश का नीला दिखाई देता है। यानी क्या हो रहा है, हमारे जो वायुमंडल में कोलाइडी कण हैं, ये प्रकाश, सूर्य से निकलने वाले प्रकाश का क्या करते हैं, प्रकीर्णन कर देते हैं। नीले रंग को छोड़ के बाकी रंगों को एब्जॉर्ब कर देते हैं। कोहरा, धुंध, ये सब क्या है, कोलाइड के उदाहरण हैं। प्राकृतिक वर्षा, कृत्रिम वर्षा, कई प्रकार की खाद्य सामग्री हैं, दूध, हलवा, आइसक्रीम, ये सब क्या है, कोलाइडी फल हैं। रुधिर, ये एक एल्बुमिनाइड पदार्थ है, कोलाइडी विलेन है। इसमें क्या होता है, स्कंदन, जैसे हमारा कभी कुछ कहीं रक्तस्राव होता है, फिटकरी या फेरिक क्लोराइड मिलाते क्या करते हैं, स्कंदित कर देते हैं, वहाँ पर थक्का जम जाता है, वो स्कंदन की प्रक्रिया होती है। डेल्टा का बनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। नदी का जल जब समुद्र के संपर्क में आता है तो समुद्र के जल में उपस्थित अनेक विद्युत अपघट्य नदी के जल में उपस्थित कोलाइडी, रेत या अन्य कणों को स्कंदित कर अवक्षेपण कर देते हैं और डेल्टा का निर्माण होता है। एग्जाम में अक्सर कभी कभी आ जाता है। कोलाइडी कणों का अनुप्रयोग, क्या क्या हम अनुप्रयोग हैं। कॉर्ट्रेल धूम्र अवक्षेपण, आपके नज़दीक में सेंचुरी मिल लगी हुई है, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर लंबी लंबी चिमनी है, इसमें कॉर्ट्रेल धूम्र अवक्षेप लगे हुए हैं। अगर ये नहीं लगे होंगे तो हमारे कार्बन के कण भी हमारे पास आए दिन आते रहेंगे और प्रदूषण उत्पन्न करेंगे। हमारे कपड़े खराब हो सकते हैं, हम जगह जगह पर हमारे हाथ वगैरह गंदे हो सकते हैं, ये होता है। पेयजल शुद्धिकरण में काम आता है। आरओ मशीन सबके घरों में लगी हुई है। जो रिवर्स ऑस्मोसिस है उसमें। औषधि में अनेक प्रकार की औषधियाँ कोलोइडल फॉर्म की होती हैं, जितनी भी लिक्विड हैं अक्सर। साबुन अपमार्जक की शोधन क्रिया, मिसल बना के गंदगी को दूर कर सकते हैं। रबर उद्योग में हम रबर को लेटेक्स से, स्कंदन से ही प्राप्त करते हैं। हम लेटेक्स से क्या करते हैं, स्कंदन करते हैं, रबर में मिलता है। जितने भी औद्योगिक उत्पाद हैं, पेंट है, स्याही है, ग्रेफाइट है, क्रीम्स वगैरह हैं, सब कोलाइडी ब्लीच के रूप में मिलते हैं हमको। चर्म शोधन में पशुओं की खाल जो धनाभिषेक प्रकृति की होती है, उसमें टैनिन जो कि निगेटिव कोलाइड है उसको मिलाते हैं और क्या करते हैं, उसको शुद्ध करते हैं। कई सारे कीटाणुनाशक हैं, डिटॉल है, लाइजेल है, इसमें क्या करते हैं, हम जल में मिश्रित कर OW, ऑयल इन वाटर टाइप का हम पायस देते हैं और फिर इसको हम प्रयोग में लाते हैं। अवशिष्ट निराकरण में, अवशिष्ट में गंदगी आदि को दूर करने में कोलाइडी कण की प्रकृति होने के कारण इलेक्ट्रोड का निरावेशन करके हमें हटाया जाता है। जैसे तुमको ने बताया था अभी, इलेक्ट्रोफोरेसिस में जितने सीवेज वाटर है उसका शोधन, इसके अलावा अन्य प्रकार की गंदगियों का भी शोधन हम करते हैं। थैंक यू बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोशिश आप करें, इसके अलावा बुक्स को देखें, समझें, जो दिक्कत आती है आप मुझसे कंसर्न करें, मुझे बताएं, मैं आपको क्लास में फिर आपको और ज़्यादा इसको मैं समझाने का प्रयत्न करूँगा। थैंक यू।